आज देखेंगे दिल्ली सल्तनत देखेंगे, केवल गुलाम वंश या ममलूक वंश। इसकी देखो जो टाइम पीरियड है 1206 से ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्हें दिल्ली के सुल्तानों के नाम से जाना जाता है। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वंश चेंज था। वे सभी तुर्क थे, ठीक। इसके साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, मतलब माता पिता गुलाम नहीं थे, ठीक है। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उचित होगा। अभी पिछली बार पूछा गया था कि ममलूक वंश है वो क्या है, तो ममलूक वंश क्या है? गुलाम वंश है, उसका दूसरा नाम है ममलूक वंश। ऐबक इस वंश का प्रथम या संस्थापक कह लो, ठीक है। इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक कितने साल? 4 साल रहा, 1206 से लेके 10 तक रहा था, 1210 तक। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कौन सी जनजाति? ऐबक नामक तुर्क जनजाति। बचपन में उसे निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। कहाँ के? निसापुर। कौन थे? काजी थे, ठीक। तो क्या हुआ जब वहाँ पहुँचा तो क्या बचपन से ही अति सुरीले सुर में कुरान पढ़ने लगा। चूँकि वो काजी थे इसलिए कुरान पढ़ने लगा, जिस कारण वह कुरान के पाठ करने वाला इस कारण वह कुरान के पाठ करने वाला कुरान का पाठ करने वाला कुरान खवा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बहुत अच्छी कुरान पढ़ता था, काफ़ी तेज आवाज़ में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पढ़ता। बाद में उसे निसापुर से गजनी लाया गया, गुजनी नहीं, माफ़ी चाहूँगा, या गजनी लिखा है, लाया गया, जहाँ उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही गौरी का विश्वास पात्र बन गया। अच्छा, अपनी ईमानदारी, प्रतिभा, लगन के बल पर शीघ्र ही गौरी का विश्वास पात्र बन गया। आज भी कुछ जिन लोगों में प्रतिभा होती, लगन होती, ईमानदारी होती, वो शीघ्र ही किसी के विश्वास पात्र बहुत जल्दी हो जाते हैं। गौरी ने उसे कौन सा पद दे दिया? एक सैनिक से दे दिया, आमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नति कर दिया। एक डिपार्टमेंट था ये, आमीर ए आखूर पर पद पर एक सबसे बड़ा बॉस होता था उस विभाग का, आमीर ए आखूर पद पर प्रोन्नति कर दिया, ठीक है। गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में उसने अपना राज्य अभिषेक लाहौर में कराया। इसके साथ ही वहीं पर अपनी राजधानी बना ली। अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है, बोले साहब लाहौर इसकी राजधानी है, ठीक, बना ली। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, क्योंकि वो खुद एक गुलाम था, सुल्तान कभी उपाधि नहीं लिया। वो सिर्फ मलिक, उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों या उपाधियों से अपने आप को संतुष्ट रखा। मतलब क्या कोई कौन सी उपाधि ली? सुल्तान बना? नहीं साहब, कभी सुल्तान नहीं में क्या बना? मलिक और सिपह सालार। गौरी, आगे देखते हैं। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद, ये गौरी के पुत्र था, से मुक्त पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त मिली। अब पूछा जाएगा कि ऐबक को दास्ता मुक्त कब मिली? 1208 ईस्वी मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, इसका अर्थ ये हुआ लाखों का दान देने वाला, के नाम से पुकारा गया। ये काफ़ी उदार था और बहुत दान देता था। इसकी मृत्यु चौगान, जिसे आधुनिक नाम पोलो, खेलते हुए घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी, ठीक। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, अब दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। उसने सुल्तान की प्राप्ति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से ली। खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी, ठीक। और कौन सा प्रमाण पत्र दिया? खिलाअत का प्रमाण पत्र दिया, ठीक। गुलाम का गुलाम, जो स्वयं गुलाम था। तो अगर पूछा जाए गुलाम का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। क्वेश्चन आता है गुलाम इल्तुतमिश कहा जाता है। वह इलबरी जनजात था, इसलिए इल्तुतमिश कहने लगे। वो ऐबक का था तो ऐबक किसने कहने लगे? कौन सी जनजात था? इलबरी जनजात था, तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदाऊं उत्तर प्रदेश का सूबेदार था। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर, ये क्वेश्चन आता है, कब आया था? 1221 ईस्वी में आया था। इस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। चंगेज खां की आने की वजह इसका दुश्मन ख्वारिज़म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी था। चंगेज खां भारत में नहीं आता था, लेकिन एक उसका दुश्मन था मकबरनी। जब मकबरनी भारत आ गया तो उसके पीछे पीछे वो भी आ गया। अच्छा, मकबरनी सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश कर गया। इल्तुतमिश ने
चंगेज खां के दबाव में आकर मकबरनी की कोई सहायता नहीं की और 1224 ईस्वी में मकबरनी यहाँ से भाग गया। ठीक, तो मकबरनी कब आया कब गया ये डेट। ठीक, चंगेज खां भारत में कब आया 1221 में। कौन सी नदी पार की, सिंधु नदी। इतना ध्यान रख। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना है। भाई आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? जब इतनी हम मेहनत करते हैं तो आप कमेंट क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जादू छड़ी नहीं है जो घुमाए एकदम तुमने एग्जाम पास कर लिया। दीवान ए मुक्त खराज एक विभाग था, इसकी स्थापना किस सुल्तान की बताना है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में बना प्रथम मकबरा ये किसने बनवाया ये बताना है। क्वेश्चन 3 बताना है। जकात कैसा कर था ये बताना। परगने का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी कौन था ये भी। हमारा इधर गड़िया रंगीन परगना खेड़ा बजेड़ा है, तो ऐसे जहाँ जहाँ होंगे वहाँ आप लोगों के परगने होंगे। तो परगने का उस समय राजस्व वसूलने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी था उसका नाम बताना है। इल्तुतमिश ने बिहार की राजमहल, जो राजमहल पहाड़ियाँ अब भी हैं, इल्तुतमिश ने बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप, ठीक, हिसामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया। ऐबाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, इल्तुतमिश ने ऐबाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। तो अगर पूछा जाए इल्तुतमिश ने किसे सूबेदार बनाया तो उसका नाम है मलिक जानी। ठीक है, इसने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। अगर सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने। इसके साथ ही जारी करने वाला टकसाल का नाम लिखा कि किस टकसाल ने जारी किए। जैसे आज भारत में क्या होता है आरबीआई, उस समय आरबीआई जारी करती है तो उस समय टकसाल का नाम भी लिखा है। सम नोट में लिखा तो होता है वर्तमान आरबीआई मुंबई। उस समय क्या होता है जो टकसाल ने जो भी सिक्के जारी किए हैं उस पर लिखा होगा कि भाई ये कौन सन है और कौन सी ये टकसाल है। सल्तनत काल के 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे। सिक्के कौन कौन में? एक चांदी का तो टंका हुआ करता था 175 ग्रेन का, तो चांदी टंका तो बहुत कम लोगों के पास था और तांबे का जीतल अधिक चलता था। तो 2 याद रखेंगे, टंका और तांबे का जीतल। ठीक, इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किया। ठीक, एक काजी अमीरदाद। एकता व्यवस्था क्या है? एकता व्यवस्था जमींदारों को सैनिक रखना अनिवार्य कर दिया एकता व्यवस्था के तहत। और जब सुल्तान आदेश थे तो जो सैनिक हैं सुल्तान की सेवा में लग जाएं, क्योंकि उस समय बहुत बार हुआ करते थे, इतने युद्ध हुआ करते थे कि भाई सब सैनिक रखो। और जब भी युद्ध हो तो जितने भी सैनिक हैं वो सुल्तान के आदेश पर युद्ध भूमि में उपस्थित हों। एक चालीसा गठन था। तो चालीसा क्या था? जिसमें 40 तुर्क सरदार सामूहिक रूप से कोई फैसला लेते थे। मतलब इसमें राजा क्या था? राजा एक विकेंद्रीकरण कर दिया गया, विकेंद्रीकरण, कि भाई सब फैसला लें कि अगर किस पे अटैक करनी है किस पे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चालीसा का गठन याद रखेंगे। एकता व्यवस्था, 2 सिक्के, तो एक 2 चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, बाकी कल बताएंगे। और ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को कमेंट करेंगे।